हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल मैथ्स बाय टीचर सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीजीएल का फिजिकल सेप्टेम्बर 2024 सेवन सेट का एग्जाम है उसको। इसमें हम नेक्स्ट सेक्शन पर डिस्कस करने वाले हैं। इसको नेक्स्ट सेक्शन जिसको टोटल 25 सवाल होंगे। ठीक है, सभी लोग पेन और पेपर लेकर बैठ जाए, साथ में हल करें और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर बताएं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, यदि एक बेलन की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो अपना क्या क्या मेंशन है, बेलन की त्रिज्या कितनी है 8, यानी आर का वैल्यू कितनी है 8 सेंटीमीटर और एच की ऊंचाई कितनी है 14 सेंटीमीटर। अब देखो उनको एक चीज़ क्या पता है, बेलन का आयतन। तो वॉल्यूम क्या होता है बेलन का, पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। इतना तो अपन सबको पता है ना। नहीं, अब भी वैल्यू रख दो बस। पाई का मान कितना है 22/7, जो कि कहाँ सवाल में है कितना 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी दी गई 8, तो 8 इंटू 8, क्योंकि 8 का क्या स्क्वायर इंटू एच का मान यानी ऊंचाई कितनी दी गई है 14। अब देखो बस इसमें क्या करना है, केवल सॉल्व करना है हमें। 7 से काटो, 7 दूनी 14, 2 हुआ। अब देखो या तो कर लो किससे, यूनिट डिजिट से। तो यूनिट डिजिट इसमें 3 होने गए, 1 2 3 6 में। यहाँ पर कर लो किससे, क्योंकि इसमें क्या है 22, यानी कितने का मल्टीपल है 11 का। तो देखो 11 का मल्टीपल देखो, यानी या तो किसका होना चाहिए 11 का मल्टीपल। देखो ये कितना हो रहा है 8 और 2 10, 6 और 6 12, यानी कि जे नहीं है। उसके बाद 2 और 1 3 और 8 6 14, यानी जे भी ये मल्टीपल है 11 का। 8 और 2 10, 7 6 11, जे नहीं है। 5 और 2 7 और 6 4 10, जे भी नहीं, यानी अपना ऑप्शन केवल क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेलन का आयतन इक्वल टू 2816 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा दूसरा क्वेश्चन, क्या है, माधव 42,000 में एक वस्तु खरीदता है, ठीक है, और उसे 20% की हानि पर बेच देता है। उस राशि से वह एक बार वस्तु खरीदता है, उसे 30% के लाभ पर बेच देता है। कुल लाभ कितना है। देखो इसमें तो पहले तो क्या कर रहा है 20% की हानि, अगर आप 20% की हानि पर यानी -20%। फिर क्या कर रहा है उसी वस्तु को 30% के लाभ पर, यानी कि उसी से खरीद गए, तो यानी प्लस कितना 30% जी क्या होगा प्रॉफिट। अब इसमें क्या लगेगा सीधे सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है पता ना, ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटे में 100। ये क्या का फॉर्मूला सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होगा। और देखो इसमें सीधी सीधी वैल्यू रख दो, -20 प्लस कितना 10, नहीं चलिए ये कितना हो जाएगा -20 प्लस का 30, ठीक है, प्लस ए का मान कितना -20 प्लस 30 बटे में 100। अरे कितना हो जाएगा -20 प्लस 30, यानी प्लस का कितना 10 माइनस ये 20 गुणे 30 कितना हो गया माइनस का 600 बटे में 100। 2 से 2 कट गए, कितने हो गए 6, तो 10 माइनस 6 कितने हो गए 4। 4 क्या है प्रतिशत और क्या है प्रॉफिट, प्लस में आ रहा है यानी प्रॉफिट और माइनस आता है लॉस। कितना है 4%, यानी कि सीधे कैसे निकालेंगे हम इसको, 42,000 का कितना 4%, कितना है 42,000 का 4%, कितना निकालना 4%। को साइन हटाएंगे तो 100 से भाग, तो 2 जीरो से 2 जीरो। अब यूनिट डिजिट मैच कर लो, देखो 0 4 दूनी 8, 0 और 4 दूनी 8, केवल एक ही ऑप्शन में करें 3। ठीक, यानी अपना आंसर कितना हो गया 1680 रुपये। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ये रहा अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में क्या है, 15.75 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त से 11 सेंटीमीटर चाप लंबाई वाला त्रिज्या खंड काटा जाता है।
इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो इसमें क्या दिया गया, रेडियस क्या की डेप्थ की 15 दशमलव कितनी है 7.5 है ना सेंटीमीटर। और क्या है इसमें त्रिज्या खंड की लंबाई कितनी है 11 सेंटीमीटर। अब देखो इसका क्या होता है डायरेक्ट फार्मूला क्या का एरिया का, ठीक है। तो क्या होता है इसका डायरेक्ट क्या निकाल लो एरिया इसका एल इंटू आर बटे में 2, ठीक है। ये हो गया इसका डायरेक्ट फार्मूला। एल कितना है 11 इंटू आर कितनी दी गई है सवाल में 15.75 बटे में 2। अब देखो इसको या तो पूरा सॉल्व कर लो, पहले भाग 2 फिर 11 से गुणा कर लो, या तो फिर डायरेक्ट किसका मल्टीपल 11 का मल्टीपल देगा सवाल में कितने का 11 का। देखो 11 का मल्टीपल कैसे देखते पता है ना 8 और 1 9, 9 और 5 14 और 6 2 8 यानी ये भी नहीं है। 8 8 16 और 5 21 और 7 6 13 ये भी नहीं है। 8 और 6 14 और 14 और 5 कितने हुए 19 और 6 2 8 यानी ये 11 का मल्टीपल है। उसके बाद 10 और 8 18 और 6 और 2 8 यानी ये भी नहीं, यानी अपना आंसर क्या हो गया बी। यानी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 86.625, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, समझ में आया ना सबको, ठीक। नेक्स्ट ये रहा अगला क्वेश्चन क्या है 7 वर्ष पूर्व प्राची की आयु अपनी पुत्री की आयु से 4 गुनी। तो अपन मान लो क्या प्राची और उसकी डॉटर कितनी 4 गुनी यानी 1:4, ठीक है ना। चलिए आगे पढ़े सवाल को। अब से 4 वर्ष बाद प्राची की आयु अपनी पुत्री की आयु से 2.5 गुनी होगी, यानी पुत्री की कितनी मान लो 2 और 2 का 2.5 गुना कितना हो जाएगा 5। अब देखो पहले कितनी थी 4:1 और कितनी होगी 5:2। अब देखो इनमें कितने का डिफरेंस आया एज में। अब देखो एज में डिफरेंस देखो पहले कितना 7 वर्ष पूर्व और फिर 4 वर्ष बाद, यानी टोटल कितने हो गए 7 और 4 11 ईयर का डिफरेंस हो गया ना। देखो अब इसमें पहले कितने ईयर का डिफरेंस हो गया 11 साल का ना, ठीक है। टोटल कितना डिफरेंस है 11 साल का। यहाँ कितने बढ़ गए 4 से 5 होने में 11 साल, तो यहाँ भी कितने 11। और देखो इसको सॉल्व तो सब करना जानते हैं ना। देखो इन दोनों का आपस में क्या गुणा और इसका यहाँ और दोनों को घटा दो तो 4 दिन कितने हो गए 8 माइनस 5 × 5, ठीक। अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, अब इसमें इसको गुणा कर दो तो कितना होगा 11 बने 55। अब इसमें इसका गुणा करके माइनस कर दो, माइनस के 11 दूनी 22। अब देखो कितना आएगा 8 में से 5 गया कितना हो गया 3, कितना हो गया 3 और 3 की वैल्यू कितनी हो गई 55 में से 22 गया कितनी 35, यानी 1 की वैल्यू सीधे सीधे कितनी हो गई 11, ठीक है ना। अब क्या पूछा है सवाल में नहीं, अब अपनी ये कभी यानी प्राची की भी कितनी आयु थी और उसकी डॉटर की कितनी 11 और किसकी कितनी 44, ठीक है। ये कब की बात है 7 साल पहले की, कितने की बात है 7 साल पहले, क्योंकि अपने रेशियो बदल लिया था ना, ठीक है। अब देखो क्या पूछ रहा है प्राची और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो इसमें भी 7 साल ऐड कर दो, इसमें भी 7 साल ऐड, क्योंकि प्रेजेंट की बात की तो कितने 44 और 7 51, ठीक है। और 11 7 18 इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो गया 69, यानी दोनों की आयु का योग कितना हो गया फर्स्ट ऑप्शन 69 ईयर्स, ठीक है ना। समझ में आया। चलो अगला देखो, ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब पहले एक सूत्र याद करो, ठीक है, उसके बाद अपन ये करते हैं। पहले सबको याद है ना सूत्र। देखो क्या होता है सूत्र, देखो सूत्र सबने पढ़ा ना ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab सी बराबर क्या होता है ना ए प्लस बी प्लस सी इंटू पुस्तक में क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है।
अब देखो सवाल में क्या है, अब क्या करना है, देखो सवाल में ये है। अब इस पूरे हिस्से को उठा के इसके नीचे रख दिया जाए, यदि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc है, इसके नीचे इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, अगर इसको रख दिया जाए तो अपना क्या बचेगा, केवल बराबर है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है ना। अब देखो सेम यही क्वेश्चन है, देखो इसको मान लो क्या ए, इसको बी, इसको सी, ये क्या है 3 ए बी और सी। ठीक है ना, सेम है। देखो नीचे ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर फिर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब सीधे सीधे हमें क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी। इतना समझ में आ रहा ना सबको, ठीक है ना। अब देखो इतना हो गया, यानी सीधे सीधे वैल्यू रखने का कि ए की बी की और सी की। ए कितना है 8.3 प्लस बी कितना 9.2 प्लस सी कितना 6.1। अब इन सबको जोड़ दो, तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, यानी इनमें डिजिट कितना 6, 23.6। ठीक है, समझ में आया। अब एक करने के लिए सबसे पहले क्या याद होना चाहिए अपन को, सूत्र। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया है सवाल में, tan t बराबर 1/3, तो sec t का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो tan और sec में अपन को एक रिलेशन पता है, क्या होता है 1 प्लस tan, क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर t बराबर क्या होता है sec स्क्वायर t। तो अपन ने सब पढ़ा है सब में, है ना। तो 1 प्लस tan की मान कितना है 1/3, इसका क्या स्क्वायर बराबर में sec स्क्वायर t। ठीक है ना, मैं तो सब में पढ़ा है ना। अब देखो इसको सॉल्व करना है बस। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का 1 और 3 का 9 बराबर में sec t, sec स्क्वायर t। ठीक है ना। अब देखो 9 1 9 और 1 10, 10 घटे में 9 बराबर में sec स्क्वायर t। अब देखो ए स्क्वायर है sec के उधर, ठीक है ना। जब sec स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, sec t बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 10/9। अब देखो अंडर रूट पर तो 10 आएगा और नीचे क्या है 9, 9 का अंडर कितना होगा 3, यानी कि क्या हो जाएगा अपना तीसरा ऑप्शन अंडर रूट 10/3। ठीक समझ में आया। चलो आगे बढ़े। चलो ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। क्या है, बिंदु P और S रेखा QR के एक ही ओर इस प्रकार है कि कोण PQR बराबर कितना है 90 डिग्री। देखो Q पर कितना बना 90 डिग्री, Q पर बना लो पहले कितना 90। ठीक है ना, P Q और R कितना हो गया जी 90 डिग्री। और एस आर क्यू भी कितना कितना दिया है 90, यानी आर पे भी कितना डिग्री बनना है 90। और पी और एस कितने दोनों एक ही तरफ है, यानी इसको एक ही तरफ बना दो, ये भी कितना हो गया 90, कितना हो गया एस। ठीक है, अब क्या पूछा पी क्यू बराबर एस आर, यानी पी क्यू और एस आर दोनों कैसे बराबर, यानी इसको मिलाएंगे तो ये भी 90 डिग्री के बनेंगे ना यहाँ पे। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं सवाल में, अब अगर हमने इसको यहाँ से मिलाया तो इसका डायगोनल हो गया ना। ठीक है, पी आर। अब सही कथन का चयन कीजिए, इसमें से कौन सा सही कथन है। अब पहला क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर सहभागसम त्रिभुज पी क्यू आर सहभागसम एस आर क्यू कौन 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 सी प्रॉपर्टी से है, समकोण कर्ण भुजा, यानी समकोण कर्ण और एक भुजा, तो ये सही है ना। नहीं, पी क्यू आर और एस आर क्यू जो समकोण टाइप बनना, समकोण ही बनना ना। ठीक है, समकोण फिर कर्ण, इसमें कर्ण दोनों में बराबर है, समकोण ही बनना। और भुजा, तो ये दोनों भुजा भी आमने सामने के बराबर है, कौन सी पी क्यू और एस आर, यानी पहली वाली प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी सही। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ें। चलिए ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 26% अधिक है, यानी पहले अपन ने क्या किया 26% बढ़ाया इसको, कितना 26% है। यदि अंक यदि 32% की छूट दी जाती है
तो हानि प्रतिशत कितना होगा, यानी अब छूट कितनी दे दी 32, यानी डिस्काउंट कितना -32। अब देखो इसमें क्या बताना है कि हानि कितने प्रतिशत, क्योंकि किसका है सक्सेसिव परसेंटेज चलने का सवाल है। ठीक है, देखो अभी समझाया था ना हमने, जैसे ही करना है कितना 26 माइनस 32 प्लस कितना 26 गुणे माइनस 32 बटे में कितना 100। ठीक है, देखो 26 माइनस 32 कितना हो गया माइनस का 6 प्लस, अब प्लस आएगा नहीं, क्या आएगा इसमें माइनस, तो क्यों आएगा देखो क्योंकि 26 प्लस में फिर 32 का कि माइनस के, माइनस का कितना हो गया माइनस का चिन्ह आएगा ना। ठीक है, अब देखो 26 गुणा 32 कितना हो गया 832। ठीक है, बटे में 100। अब देखो कितना हो गया माइनस के 6 माइनस 100 से भाग देंगे तो 8.32। ठीक है, तो कहना है प्रतिशत, तो पूरा कहना है प्रतिशत है, यानी कितना चेंज आया इसमें माइनस के 6 माइनस के 8.32, कितना होगा 8 और 6 14, यानी 14.32 प्रतिशत, ये क्या है हानि। ठीक है, समझ में आया, चलो आगे बढ़ो। ये रहा अगला क्वेश्चन, अगले क्या है निम्नलिखित को सरल कीजिए, क्या है साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब बटे में साइन ए माइनस कॉस ए, ए यहाँ क्या है मूल और, अब देखो इसका सवाल क्या है, ए भी फॉर्मूला है क्या है ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है, बराबर क्या होता है ए माइनस बी पुस्तक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी। अब देखो अगर, अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा, अगर इस ए माइनस बी को इस ए क्यू माइनस बी क्यू के नीचे ले आए तो अपना क्या बचेगा केवल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, बस इसमें भी यही करना है, इसमें डायरेक्ट क्या लग जाएगा ए स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर बी प्लस ए बी यानी कि साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब बस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है ये आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना हो गया 1 प्लस प्लस कितना होगा साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, फिर कौन सा सवाल आएगा कौन सा आंसर ए 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस। ठीक है, समझ में आया अपना, चलो आगे बढ़े। चलो देखो अब क्या है अगला क्वेश्चन, दिए गए आलेख में वर्ष 2023 के विभिन्न प्रकार के उत्पादों को उत्पाद दर्शाया गया है, दिए गए आलेख का अध्ययन कीजिए, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। यदि वर्ष 2021 में कुल उत्पादन कितना है ना, तो वर्ष 2021 में डी प्रकार की कारों के उत्पाद को दर्शाने वाले क्षेत्र का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। इसमें जो डाटा दिया है जी इसका कोई काम नहीं है सवाल, क्यों, क्योंकि अपन सवाल में क्या पूछा है केवल केंद्रीय कोण, यानी इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। अब क्या क्या पूछा अपन को केवल डी का, अब डी का देखो कितना प्रतिशत है डी का 20%, 20% का है ना डी का। अब देखो टोटल कितना होता है 100%, टोटल कितना होगा 100 होता ना, टोटल कितना 100%, 100% कितना हो गया 360 डिग्री, ये बनेगा अपने को कितना चाहिए 20%, 20 के लिए क्या करेगा 360 बटे में कितना आ जाएगा नीचे 100 पूरे 20। ठीक है, तो एक से एक जी कट गया, एक जीरो से जीरो जीरो। ठीक है, कितना हो जाएगा बताओ 36 दूनी 72, यानी कितना हो गया पूरा 72 डिग्री। ठीक है, यानी अपना आंसर कौन सा है चौथा, कितना 72 डिग्री। ठीक है, ये डी का केंद्रीय कोण कितना बन रहा है यहाँ पे कितना 72 डिग्री। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे देखो अगला सवाल क्या है, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 50 वर्ग इकाई है, इसके कर्ण की माप क्या है। अगर पहले तो बनाओ अपन को समकोण, ये समझाने के लिए बना रहे वरना तो उसको डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखो ये क्या बन गया एक समकोण, ठीक है ना, तो क्या बनाना पड़ेगा समकोण समद्विबाहु।
ठीक है, मान लो इसको ए, इसको मान लो क्या बी, इसको मान लो क्या सी। ठीक है, अब क्या करें, समकोण समद्विबाहु यानी ये दोनों भुजा कैसे बराबर ये 90 डिग्री, ये क्या होगा कर्ण। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, एक रेशियो होता है क्या 45 45 90, कितना 45 45 और 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों कोण ए और सी 45 45 और बी कितना होगा 90। इसका रेशियो कितना होता है 1/√2। ठीक है, तो इसका कितना हो गया 1, बी सी भी कितना 1 और ए सी कितना √2। ठीक है, इतना समझ में आया। और ए सी का n है, अब इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, आधार कितना 1 यूनिट और ऊंचाई कितनी, ऊंचाई भी कितनी 1 यूनिट। इसकी वैल्यू कितनी थी सवाल में 50। अब 1 यूनिट 1 गुणे 1 यूनिट का स्क्वायर कितना हो जाएगा 50 गुणे 2 100 वर्ग इकाई है ना। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी √100 यानी कि कितना 10। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 10 इकाई, 10 इकाई होगी ना। ठीक है, अब देखो सवाल में क्या पूछा था, इसका कर्ण, कर्ण कितना है ए सी कितना है √2, तो इसका सीधी सीधी वैल्यू कितनी हो जाएगी √2 इकाई। ठीक है, 10√2 इकाई यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ठीक है, चलो समझ में आ रहा ना, आगे बढ़े। चलो ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। ठीक है, नीचे दिए गए वृत्त आलेख आदित्य के व्यय को दर्शाता है। आदित्य की मासिक आय 54,000 रुपये है, वह भोजन पर कितना व्यय करता है। ठीक है, भोजन पर कितना व्यय करता है इसका अपन को आंसर निकालना है। ठीक समझ में, देखो अब कितना है पूरा तो हुआ, ये पूरा पाइजेट कितना 100% होगा ना। ठीक है, तो 100% की वैल्यू कितनी है 100%, इसकी वैल्यू कितनी है 54,000। ठीक है ना, 54,000 से ना कितना निकालना फूड यानी खाना पे कितना है 23% है, तो डायरेक्ट क्या निकालेंगे 23% की वैल्यू कितनी होगी, कितनी होगी 54,000 बटे में 100 गुणे कितना 23। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, कितना आएगा 1 जीरो और 3 को 12 यानी यूनिट डिजिट मैच करो कितना हो जाएगा 3 को 12 कितना आएगा यूनिट डिजिट 2, केवल 2, एक ही सवाल में आंसर, एक सवाल में है ना यूनिट डिजिट, अपना राइट आंसर कितना हो जाएगा 4, कितना 12,420। ठीक समझ में आया ना, चलो आगे बढ़े। चलिए ये रहा अपना नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट में क्या है, एक व्यक्ति प्रति माह 16,000 रुपये कमाता है, वह अपनी आय का 80% व्यय करता है। चलो माना इसकी इनकम कितनी है 100। ठीक है, इनकम बराबर क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, सही है ना। तो 80% क्या कर रहा है व्यय, यानी 80 इसने खर्च कर दिए, तो कितना बचा है इसमें 20 बचा होगा ना, तब तो ऐसा हो गया। अब कहता था शेष राशि बचाता है। ठीक है, नहीं ये क्या होता है पूरी सेविंग। और एक्सपेंडिचर कितना है इसका 80, तो 80 क्या होगा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग कितनी होगी इसकी 20। ठीक है ना, चलो आगे बढ़े। यदि उसकी आय 20% और व्यय 10% बढ़ जाती है। ठीक है, तो आय बढ़ा दो कितनी 20, तो अगर आय कितनी बढ़ गई 100 का 20% कितनी होगी 20 बढ़ गई ना। फिर व्यय 10% बढ़ जाता है, यानी एक्सपेंडिचर 80 था 10%, 80 का 10% कितना होगा 8, यानी कितना बढ़ गया 8। तो उसकी बचत में वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो टोटल इनकम कितने रुपये बढ़ी 20 और एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया 8, तो सेविंग कितनी बची होगी, कितनी बड़ी होगी 12, क्योंकि 12 8 30 होंगे ना, यानी कितनी बढ़ी 12 बढ़ी ना। तो 20 से कितनी बढ़ी 12, अपना इसका क्या निकालना है प्रतिशत। अब कितना निकालना है, यानी सीधे सीधे 20 का क्या निकालना 12%, यानी 20 का कितने प्रतिशत 12 है, यानी कि 12 बटे में 20 बटे 100। ठीक, यानी कि प्रतिशत में आ जाएगा ना 20 पंजे 100, 12 पंजे 60, यानी कितने प्रतिशत आ गए, कितनी वृद्धि हुई सेविंग में 60%, कितनी 60। ठीक समझ में आया ना, चलो आगे बढ़े। चलो देखो
ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। वास्तविक विभाजन किए बिना, यानी अपने जो मैथ अभी तक भाग विधि पढ़ी है उसमें भाग नहीं देना है उसको। किए बिना संख्या है जो को 9 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। अब इसके लिए अपन को क्या याद होना चाहिए? 9 से विभाज्यता का नियम। और 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि किसी भी संख्या के चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो उसके सबका सम कर देते हैं अंकों का, और अगर उसमें 9 का भाग चला जाए तो वो संख्या 9 से विभाजित है। और यदि जितना भी शेष बचे उसमें वो पूरी संख्या के में से भी शेषफल बचेगा। ठीक है, चलो देखो अब इस पूरी संख्या को जोड़ो। ठीक है, कितना हो गया? 9, तो ये 9 चला गया, इस 7 और 2 9, 5 और 2 4 9, अब कितना बचा? 8 और 2 10 और 3 13, कितना होगा ये? 13 और 3 और 1 कितना? 4, यानी शेषफल कितना आएगा इसका? 4। ठीक, समझ में आया ना? चलो आगे बढ़े। चलो ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है? मान लीजिए सी एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। चलो अपन ने पहले क्या बनाए? वृत्त बना। ठीक है, चलो देखो एक वृत्त बनाया अपन, ये हो गया मान लो एक वृत्त। ठीक है, क्या हो गया? एक वृत्त। ठीक, इसका केंद्र क्या है? O को केंद्र मान लो। ठीक, चलो आगे बढ़े। पी सी का एक बाह्य बिंदु, यानी वृत्त का एक बाह्य बिंदु क्या है? सी, कहीं बाहर है। मान लो पहले यहाँ पे क्या है? पी। मान लीजिए पी ए और पी बी सी की दो स्पर्श रेखाएं हैं, यानी पी से दो स्पर्श रेखाएं खींचने को बोलो और एक यहाँ से। ठीक है, देखो दोनों स्पर्श रेखाएं हो गई, कौन सी? पी ए और पी बी, यहाँ पे स्पर्श करेंगे ए पर और बी पर। यदि पी ए और पी बी एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर स्थित है। कितने डिग्री के? 60 डिग्री, यानी कि पी से ए और पी से बी, ये दोनों के इनके बीच का जो कोण कितना है? 60 डिग्री। ठीक है, तो कोण पी ओ ए, यानी पी से कहाँ तक जाना? ओ तक, और ओ से कहाँ तक जाना? ए तक, इनके बीच का कोण अपन को जी वाला कोण ज्ञात करना है। अब देखो अपन एक चीज़ जानते हैं कि केंद्र से स्पर्श रेखा पर जो कोण होता है कितना होता? लंब होता है, यानी 90 डिग्री। एक हो गया कितना? 90। अब देखो दो स्पर्श रेखाएं हैं तो बीच की लाइन कितनी क्या कर रही है? बीच की रेखा केंद्र पर जा रही है, यानी जो क्या करेगी? इस कोण को आधा आधा यानी समविभाजित, जो कितना बचेगा? 30 डिग्री, यानी जो 90 जो 30 हो गया तो वो कितना बचेगी? 60। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री? 90। तो सीधे सीधे वो कितना आ जाएगा? कोण ओ बराबर 60 डिग्री। ठीक, कितना? 60, यानी बी। अच्छा, समझ में आया ना? ठीक, चलो आगे बढ़े। चलो फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी है, यानी ए है कोई, बी है, ए से 3 गुनी, यानी ए की मान लो कितना? एक्स, बी की मान लो कितना? बी की एक्स और ए की 3x। अब हम क्या? सी की आयु, सी बी से 5 वर्ष बड़ा, यानी बी की कितनी है? एक्स, तो सी 5 वर्ष बड़ा, कितना कौन हो गया? सी। ठीक, समझ में आया इतना? चलो आगे क्या सवाल? ए बी सी की आयु का योग कितना है? 75। तो इन तीनों की आयु को जोड़ो, ए बी और सी, कितना हो जाएगा? 3x प्लस एक्स प्लस 5, कितना हो जाएगा? 3 और 1 4, 4 और 1 5, तो 5x प्लस 5, इसकी वैल्यू कितनी दी गई सवाल में? 75। ठीक है, तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 इस तरफ पक्षांतर होंगे तो कितना हो जाएगा? 70। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 70/5, यानी 14। ठीक है, यानी एक्स का मान कितना होगा? 14। अब सवाल में क्या करें? 5 वर्ष पूर्व बी की आयु, यानी जो बी की अभी आयु कितनी निकलेगी? बी की बता, एक्स का मान 14 है, यानी बी की आयु सीधी सीधी कितनी आ गई? 14। और अंक क्या पूछा है? 3 वर्ष बाद ए की आयु, ए की आयु कितनी होगी? एक एक्स का मान कितना है? 14, तो 14 की 42, ए की वैल्यू कितनी होगी? 42। ठीक है, अब क्या पूछा? 5 वर्ष पूर्व बी की आयु, यानी बी की जो अभी 14 है उससे 5 वर्ष पूर्व, तो ये से माइनस कितना करना? 5, कितना हो जाएगा? 9 साल। अब एक क्या जाएगा? 3 वर्ष बाद ए की आयु, तो इसमें 3 जोड़ दो, एक की आयु में कितना होगा? 42, 45।
इनका क्या पूछा, अनुपात। तो देखो अनुपात में क्या पूछा, पहले बी का और फिर ए का, तो 9:45 काट दो, इसका कितना है 1:5, तो कौन सा ऑप्शन है 4, कितना हो गया 1:4। ठीक है, समझ में आया इतना। चलो आगे बढ़े। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नवंबर में सुनील का वेतन, क्या नवंबर है ना, ये नवंबर रहा, अरे सुनील की वेतन है, राहुल के वेतन का कितना प्रतिशत है, यानी ये राहुल के वेतन है, तो इसमें क्या करना डायरेक्ट, सुनील का वेतन कितना था 105,00 बटे में इसका रखना है राहुल के वेतन से, राहुल का कितना है 115,00, इसका प्रतिशत निकालने के लिए कितना 100% से गुणा, अब इसको काट दो, देखो 2 0 से 2 0, अब कितने से कट रहा 5 से काट दो, ठीक है। कितना 23 पंच 115, इसको 5 से काट दो, कितना आ गया 21 पंच 105, ठीक है। तो ऊपर कितना आ गया 2100 बटे में नीचे 23, अब इससे भाग दो 23 से, तो देखो 23 नंबर 207, कितना बचा 3 और 0 तो 30, तो 23 से कम 23, यानी 91.समथिंग होगा, कौन सा डी ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया ना। चलो आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, यदि एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती यानी वाई के व्युत्क्रमानुपाती, वाई बराबर क्या है वाई के व्युत्क्रमानुपाती एक्स, ठीक है। यदि वाई बराबर 6 होने पर एक्स बराबर 2, अब देखो इसमें संबंध क्या होता है, क्या होता है कि y1 अपन में y2 बराबर में x2 अपन में x1, ठीक है ना, इतना तो सबने पढ़ा है ना। अब इसमें सीधी सीधी क्या रखना है, वैल्यू रखना अपन को बस। ओके, यदि y का मान कितना 6, तो y का मान 6 होने पर x बराबर कितना है 2, x1 का मान कितना है 2, यदि x बराबर कितना है 3, तो y का मान ज्ञात करिए, तो y का मान क्या रख दो y2 दे दो। अब देखो इसका यहाँ पूरा, इसका यहाँ चाहिए पूरा, 6 दूनी 12 बटे में 3 बराबर y2, ठीक है, तो 12, यानी y2 का मान कितना आ गया सीधे सीधे 4, समझ में आया। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, यदि 5,000 की राशि 15% साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार ली जाती है और 8,000 की राशि 12% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों के लिए उधार ली जाती है, तो भुगतान किए गए ब्याज का धनात्मक अंतर कितना है। देखो इसमें क्या करना, सीधे दोनों का ब्याज निकालो, साधारण ब्याज का सूत्र लगना, मूलधन गुणे दर गुणे समय, ठीक, दोनों में, और दोनों क्या करना माइनस, चलो बताया जा रहा है, ठीक है। नहीं, पहले में क्या करना 5,000, ठीक, मूलधन गुणे दर कितनी है 15% गुणे समय कितना 3 साल, माइनस क्या है 8,000 गुणे दर कितनी 12% गुणे समय कितना 4 बार। अब इसको निकाल के क्या करना सीधे माइनस, ठीक, तो बन जाएगा कि नहीं, ठीक है। ये लिख करके और कमेंट में इसका आंसर करना, ठीक है, कमेंट में बताना, ठीक है। चलो आगे बढ़ें। चलिए ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, एक पाइप MNS क्रमशः 25, 50 और 100 मिनट में एक टैंक भर सकते हैं, यानी M कितने मिनट में भर रहा है 25 में, N कितने में भर रहा है 50 में, और कौन सा है S कितने में भर रहा है 100 मिनट में। अरे पहले निकालो तीनों क्या एफिशिएंसी, इन तीनों का एफिशिएंसी कितना आ रहा 100, अगर 100 25 में 100 का भाग दो, यानी टोटल कितना हो गया, टैंक की टोटल कैपेसिटी कितनी हो गई 100 माना, ठीक है। अब M कितना बचा 25, 25 चौको 100, यानी M की एफिशिएंसी कितनी होगी 4, N की 25, 50 में 100 यानी 2, और S की एफिशिएंसी 1, ठीक, समझ में आया। चलो आगे बढ़े। अब क्या करें, आरंभ में पाइप N और S को 10 मिनट के लिए खोला जाता है, फिर पाइप N को बंद कर दिया जाता है, जबकि पाइप M को खोल दिया जाता है, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं S और N को, फिर S और N को कितने मिनट के लिए 10 मिनट के लिए उसको, और 10 मिनट के लिए, ठीक है। अब देखो S की एफिशिएंसी कितनी है 1, और N की एफिशिएंसी कितनी है 3,
तो दोनों की कितनी होगी 3, कितने मिनट के लिए खुलेगी 10, तो टोटल कितने भर देंगे 30 भर देंगे ना, ठीक है 30 मिनट भर दी। अब आओ अगले एस और एन, देखो एस और एन, तो एस की एफिशिएंसी तो 1 है और एन की कितनी 4, तो टोटल कितनी होगी 5 गुणे कितनी 10, टोटल कितनी होगी 50, यानी टोटल हमने कितना भर दिया 80 भर गया ना, 80 भर गया टोटल, कितने 20 मिनट में 80 भर गया। ठीक, अब क्या करना है 20 मिनट में 80 भर गया। अब वो क्या कह रहे हैं टैंक के ओवरफ्लो होने से 15 मिनट पहले पाइप एस को बंद कर दिया जाता है। यदि तीनों पाइप इस पैटर्न में काम करते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, अब किसकी बारी थी, चलिए आगे बढ़े। अब देखो क्या कह रहा एस और एन को खोला जाता है, एस और एन को कितने 10 मिनट के लिए, तो एस की एफिशिएंसी कितनी 1, ठीक, और एन की 2, तो टोटल कितनी होगी 3, पूरा कितने 10 मिनट के लिए, तो 10 बराबर कितना भर दिया हमने 30। अब देखो रिमेनिंग कितनी है, टोटल कितनी थी 100, एस और एन ने कितनी भर दिया 30, यानी कितना बचा 70 यूनिट, 70 यूनिट बचा ना भरने के लिए। अब क्या कह रहा है सवाल में टैंक के ओवरफ्लो होने से 15 मिनट पहले पाइप एस को बंद कर दिया जाता है। अब देखो अगर एस को अपन बंद ही ना करें, एस को बंद ना करें तो ये कितने मिनट तक खुला रहेगा 15, और 1 मिनट में कितना भरता है 1 यूनिट, एफिशिएंसी है तो कुल कितना भरेगा 15 यूनिट, यानी अब कितना बचा रहेगा अभी 70 ये था, तो एस को भी अगर बंद ना करें तो 15 ये भर दें, टोटल कितना हो गया 85 हो गया ना। अब कितना भरना अपन को टोटल 85, क्योंकि अब एस भी खुला है। अब किसको करना है एन को बंद किया था अपन ने, तो एम को खोला था, तो एम और एस की एफिशिएंसी कितनी है 4 और 1 5, टोटल कितनी होगी 5, कितने 17 अपन 85, यानी कितना लगेंगे 17 मिनट और लगेंगे। और देखो टोटल समय कितना हो गया बताओ, देखो पहले कितना था 10, तो बाद के कितना हो गया 17, यानी टोटल कितना समय होगा 27, यानी ऑप्शन 4। ठीक, चलिए कितना समय लगेगा 27 मिनट, समझ में आया, चलो आगे बढ़े। चलिए ये रहा अपना अगला क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए, क्या है 21 माइनस 4.7 भागे 7 प्लस, देखो अब ये बीच में क्या क्या चिन्ह भाग का है तो इसमें भाग दे दो, 21 देगा तो माइनस 4.7 भागे 7 तो 7 यानी कितना होगा 0.7 प्लस 3.9 गुणे 0.4, 39 गुणे 4 कितना होगा 156 होगा ना। अब देखो एक अंक के बाद दशमलव इसमें और एक के बाद दशमलव, तो कितना टोटल हो जाएगा 2 अंक के बाद, तो 1.56 प्लस 0.9, ठीक है। अब इसको हल कर दो बस, तो 0.7 प्लस 0.9 तो कितना हो गया प्लस के 0.2, तो 0.2 1 प्लस 0.56 में 0.2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 21 प्लस 1.76, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22.76, ठीक समझ आया, ये तो बहुत ईजी था। चलिए बढ़े, चलिए ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है 2019-20-22 में संस्था बी में नामांकित कुल छात्रों का, तो पहले निकालो बी का, कब का 19 का 20 का और 22 का, तो कै में बी में, देखो बी ए है तो बी टोटल कितने हैं 2019 में 350 ये रहे, फिर कै में 2020 में कितने 375, तो 2022 में कितने 200, कितने हो गए टोटल 350 और 375, यानी 3 600 और 2 800 900 925, कितने हो गए 925, ये कै में हो गए बी में। अब निकालना कै में ए में का 2018 20 और 21 में संस्था ए में नामांकित कुल छात्रों की संख्या से अनुपात, ठीक है। अब देखो 18 और 20 और 21 कै में ए में, तो 18 में कितने हैं 150, 20 में कितने 300 और 21 में कितने 250, कितने हो गए 3 में 5 6 और 1 7, यानी टोटल कितने होंगे 700। इनका क्या निकालना है रेशियो, अरे रेशियो तो बन जाएगा ना, नहीं बनेगा, पता बनेगा कि नहीं,
बनेगा तो ये नहीं होगा। देखो ये भी 25 से कट जाएगा और ये भी 25 से कटेगा, तो पूरा करने की जरूरत नहीं है। देखो इसमें 11 आ रहा, 11 तो इसमें है नहीं यानी ये ऑप्शन में। इसमें क्या है 37, इसमें 37 कहाँ है ये, तो ये ऑप्शन में कटेगा अपने को। अब दो बचे 28 इसमें है 28 इसमें, इस तरफ 37 इस तरफ 11। ठीक है, समझ में आ रहा है? बता आ रहा। अब इसको काट लो सीधे, 25 से काटे, 25 चौको 100, तो 7 चौको 28, इस तरफ 28 आ गया, इस तरफ काटो 25 से, तो 25 थी 75 ज़्यादा ना, 25 थी लगभग कितना आ जाएगा 37, 37 अनुपात 28, यानी ऑप्शन ए। ठीक, ऐसे करना है अपन को ताकि जल्दी हो जाए, पूरा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलिए ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन है जनवरी के पहले 16 दिनों के लिए शहर का औसत तापमान कितना है? 22 डिग्री सेल्सियस। तो देखो फर्स्ट 16 दिन है उनके लिए कितना दिया गया है? 22 डिग्री सेल्सियस। और उसी महीने के अंतिम 16 दिनों के लिए औसत तापमान 26, यानी ये कौन से 16 दिन है? लास्ट वाले। कितना है औसत तापमान? 26 डिग्री सेल्सियस। यदि पूरे महीने का औसत तापमान कितना है? 24 डिग्री सेल्सियस, तो 16वें दिन का तापमान क्या है? कितना है? अब देखो जनवरी में कितने दिन होते? 31, लेकिन यहाँ कितना होगा? 16 और 16 32 होगा ना, लेकिन होता कितने? 31, यानी एक दिन को डबल काउंट कर लिया ना। ठीक, अब देखो पहले 16 दिनों का टोटल कितना टेम्परेचर होगा? 16 दिन 32, 32 35, यानी 352 डिग्री सेल्सियस। और अंतिम 16 दिनों का 16 दिन 32, 1696, यानी 320 से 96 कितना हो गया? 416। ठीक है, डिग्री सेल्सियस। अब सवाल में क्या दिया गया है? पूरे महीने का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस, यानी इस दिन का तापमान कितना है? 24 डिग्री सेल्सियस, यानी टोटल कितना होगा? 31 दूनी 62, 620, 31 चौको 124, यानी 744 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लेकिन होना चाहिए कितना? 744, लेकिन है कितना? 352, 50 16, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 2 8, 5 2 6, 4 2 7। अरे होना चाहिए कितना? 744, में है कितना? 788। क्यों है? क्योंकि हमने दो 16वें दिन को दो बार काउंट कर लिया, एक तो फर्स्ट 16 दिन में और एक लास्ट 16 दिन में। अब इसमें से घटा दें कितना? 744, कितना बचेगा? 8 में से 4 गए 4, 6 में 4 गए 2, यानी कितना है 16वें दिन का टेम्परेचर? 24 डिग्री सेल्सियस, यानी 24 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन एक। ठीक, समझ में आया? चलो आगे बढ़े। चलो ये रहा अपना अगला क्वेश्चन और ये लास्ट है। ठीक है, इसी के साथ अपन ने पूरे इसको निपटा लिया है। अभी आपका क्या है? होमवर्क। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है होमवर्क में, तो इसको करके आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। ठीक है, अगर समझ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, अगर आगे और किसी चीज़ में वीडियो चाहिए तो कमेंट करना। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय।